गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर यूनिट हम सेकंड कर रहे हैं। आपकी बुक है बिजनेस लॉ, ठीक है। व्यवसाय संगठन जो आपकी बुक है इसमें हम चैप्टर कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में चैप्टर हम कर रहे हैं बेलमेंट का। बेलमेंट जो आपका चैप्टर है सेकंड यूनिट में है निक्षेप या उपनिधान अनुबंध, ठीक है। उसमें आप चैप्टर हम कर रहे हैं बेलमेंट। निक्षेप या उपनिधान है आपका चैप्टर का नाम। इसमें हम टॉपिक करेंगे। देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलियर एंड बेली मैं आपको करा चुकी हूँ। बेलियर आपको बताया है, ठीक है। और बेली कौन होता है, निक्षेप ग्रहीता कौन होता है, निक्षेपी कौन होता है, बेलियर कौन होता है, बेली कौन होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है राइट्स ऑफ अ बेलियर एंड राइट्स ऑफ अ बेली, ठीक है। राइट्स ऑफ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निक्षेपी के अधिकार कई बार क्वेश्चन आता है। बेलमेंट क्या है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, या राइट्स और ड्यूटीज ऑफ बेलियर एंड बेली डिफाइन कीजिए। तो राइट्स ऑफ बेली और बेलियर, देखिए हमारे 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है कि राइट्स प्लीज डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलियर एंड बेली। निक्षेपी के अधिकार, हम जानते हैं बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट में जैसे हम किसी पर्पस के लिए जो वस्तु किसी से लेते हैं और पर्पस या उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद जो बेलियर है उसको जो वस्तु को जो बेली होता है वो, यानी जो बेली पर्सन होता है, निक्षेप ग्रहीता होता है, वो किसी वस्तु को, माल को, ठीक है, या गुड्स को, सर्विसेज को किसी उद्देश्य के लिए लेता है। जो उद्देश्य पूरा हो जाता है, यानी पर्पस वो पूरा कंप्लीट हो जाने के पश्चात उस माल को, उस गुड्स को वापस लौटा देता है, ठीक है। उसको कहते हैं बेलमेंट, ठीक है। बेलियर कौन होता है, बेलियर वो पर्सन होता है जो वस्तु अपनी देता है, और बेली वो होता है जो उसको प्राप्त करता है, उसको रिसीव करता है और उसको यूज करने के पश्चात बेलियर को दे देता है। तो देखिए बेलियर के क्या क्या राइट्स होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। हमने ड्यूटीज पढ़ ली, लायबिलिटीज पढ़ ली दोनों पक्षों की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे राइट्स ऑफ बेलियर, ठीक है, कि क्या क्या राइट्स मिलते हैं बेलियर को। तो सबसे पहला राइट है इसको टू क्लेम डैमेजेस। निक्षेप ग्रहीता की उपेक्षा से हानि की पूर्ति करना, ठीक है। ये डैमेज यानी टू क्लेम डैमेजेस, अगर किसी तरह की क्षति हुई है उस क्षति की क्लेम करना, यानी उस हानि की पूर्ति करवाना, ठीक है। तो बेलियर के राइट्स क्या होंगे, निक्षेप ग्रहीता की उपेक्षा से हुई हानि की पूर्ति करवाना, यानी हानि की पूर्ति करवाना। देखिए जो बेली होता है, बेली के कारण जो निक्षेप ग्रहीता होता है उनके कारण जो भी डैमेजेस होता है, जो भी हानि होती है उसकी पूर्ति करवाना, क्लेम को करवाना, वो होता है, ठीक है। यानी जो बेलियर होता है इसका अधिकार मिलता है, इसको क्या अधिकार मिलता है कि जो डैमेजेस हुए हैं, जो भी हानि हुई है, ठीक है, उसकी पूर्ति करवाना। बेलियर के बेली के कारण निक्षेप ग्रहीता उसके कारण अगर किसी तरह से, यानी उसने जो गुड्स लिया था उस गुड्स को अगर उसने समय पर नहीं लौटाया या उसी कंडीशन में नहीं लौटाया, तो इससे जो भी हम कह सकते हैं बेलियर को जो भी हानि हुई है, यानी ठीक है, बेलियर को जो भी हानि हुई है, ठीक है, तो उस हानि की पूर्ति करवा सकता है, यानी जो बेलियर होता है वो हानि की पूर्ति करवा सकता है, ठीक है। तो टू क्लेम डैमेजेस, डैमेजेस को क्लेम कराने का क्या होता है, अधिकार होता है। जैसे
ये पहला उसका है कि a bearer has a right to claim damages for an loss if the good bear due to the negligence of the bailier। ठीक है, अगर बेलियर के कारण कोई नेग्लिजेंस हुई है, यानी जैसे उन्होंने जो गुड्स लिया है बेलियर का, उसको अपने गुड्स की तरह नहीं रखा है, किसी तरह उसकी उपेक्षा की है, उसके कारण जो भी लॉस हुआ है, ठीक है, समय पर नहीं लौटा पाया, उससे जो बेलियर को लॉस हुआ है तो उस हानि की पूर्ति वो करवा सकता है, ये राइट है। सेकंड है राइट ऑफ बेलियर में टू अवॉइड दी कॉन्ट्रैक्ट। यानी अनुबंध को समाप्त करना। अनुबंध को समाप्त करना। देखिए नेक्स्ट जो इसकी राइट्स होती है बेलियर के, वो होता है कि अनुबंध को समाप्त कर सकता है, ठीक है, कि अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में, जो पेमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो नॉट अकॉर्डिंग टू कंडीशन हुआ, अगर कोई जो कंडीशन है उसके विपरीत कुछ भी स्थिति हुई है, तो उस स्थिति में बेलियर को राइट होता है कि वो जो अनुबंध हुआ है बेलियर के साथ उसको समाप्त कर सकता है, ठीक है। अगर उन कंडीशन को, उस कंसाइडरेशन को अगर पूरा नहीं किया गया है तो उस सिचुएशन में जो शर्तों के विरुद्ध अगर कार्य होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो बेलियर है वो क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शन होता है कि द बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, यानी बेलर उसको वॉइडेबल कर सकता है। यानी वॉइडेबल मतलब यानी जो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है, जो पूरी तरह से क्या है, वर्जित होता है, ठीक है, यानी अवैध होता है, बट वॉइडेबल जो होता है वो अवैध नहीं होता, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जो जिसमें पहले वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, पर किन्हीं सिचुएशंस के कारण उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जाता, उसको बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे बेलमेंट का जो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पहले तो वो वैलिड था ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट किसी सिचुएशन के कारण कंडीशन में कुछ पूरी नहीं हो पाई, उसके कारण जो बेलियर को राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट घोषित कर सकता है, ठीक है। तो टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध को समाप्त करना। कब समाप्त करना, कि जब वो कंडीशन अगर पूरी नहीं हो पा रही, जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा है, तो बेलियर को राइट होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें टू क्लेम कंपेंशन, to require return of goods। To require return of goods यानी जो माल है उसको वापस प्राप्त करने का अधिकार। माल को वापस प्राप्त करने का अधिकार। देखिए जो बेलियर है उसको राइट होता है कि जो भी माल उनके पास है एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद उसको प्राप्त करने का अधिकार होता है, यानी जो रिटर्न ऑफ द गुड्स, यानी टू रिक्वायर रिटर्न ऑफ गुड्स, यानी जो बेलियर ने अपना जो गुड्स है वो बेलियर को दिया है एक निश्चित समय के पश्चात उसको वापस करने का भी उसका अधिकार है। क्यों बेली इससे अपना स्वामित्व यानी ओनरशिप नहीं कर सकता, वो बेली का सामान नहीं होता, वो बेली का गुड्स नहीं होता है, बल्कि वो होता है बेलियर का गुड्स है, ठीक है। किसी पर्पस के लिए बेली ने उसको यूज करने के लिए बेलियर से लिया था, और वो जब पर्पस पूरा हो जाए या वो जो शर्त होती है, शर्त पे वो जो माल है गुड्स है बेलियर के द्वारा बेली को दिया जाता है, अगर वो कंडीशन पूरी हो जाए, वो शर्त पूरी हो जाए, उसके बाद बेलियर को राइट होता है कि जो उसने अपना गुड्स उसको दिया है उसको वापस दे, तो माल को वापस प्रदान करने का उसको क्या है, अधिकार है। नेक्स्ट है टू क्लेम कंपेंशन ऑफ फॉर अनऑथराइज्ड यूज।
कंवेंशन फॉर अनऑथराइज्ड यूज, यानी जो अगर उस माल को अनऑथराइज्ड यूज किया गया है, ठीक है, यानी अगर जो माल है, माल का अगर अनऑथराइज्ड यूज किया गया है, अनऑथराइज्ड यूज करने पर जो हानि हुई है उस हानि की पूर्ति कैसे करें, ठीक है, तो शर्तों के विरुद्ध कर दे या अनऑथराइज्ड यूज कर दे, ठीक है, टू क्लेम कंपेंसेशन फॉर अनऑथराइज्ड यूज, ठीक है, यानी अनऑथराइज्ड यूज करने उसके बदले में हानि की पूर्ति करवाना, ठीक है। अगर देखिए, अगर उस गुड्स का जो बेली ने अनऑथराइज्ड यूज किया है, ठीक है, मान लीजिए आपसे तो किसी काम के लिए मान लीजिए गाड़ी ली उन्होंने, मान लीजिए दो पर्सन है, एक्स और वाई है, एक्स जो पर्सन है उसने वाई से गाड़ी ली है और उस गाड़ी को यूज करने के लिए उसने क्या किया, किसका किडनैप कर लिया, आपकी गाड़ी में किसी और पर्सन को किडनैप कर लिया, मतलब उसका अनऑथराइज्ड यूज किया है ना। आपके लिए मान लीजिए इसका एग्जांपल लेंगे, एक एक्स पर्सन था और एक वाई पर्सन था, वाई पर्सन के पास एक कार थी, एक्स पर्सन उसका दोस्त था, फ्रेंड था, उसको कार लेता है पर्सनल यूज के लिए, कहीं जाने के लिए, बट जो एक्स पर्सन ने इस कार को अनऑथराइज्ड यूज कर लिया, तो मान लीजिए किसी पर्सन को किडनैप कर लेता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा कि एक्स जो पर्सन है उसने उसका अनऑथराइज्ड यूज किया है, ठीक है, यानी कानूनी रूप से, लीगल रूप से अनऑथराइज्ड है, अनाधिकृत है, अनाधिकृत इसका उपयोग किया है, जिसके कारण वाई को परेशानी हो सकती है कि इस पर्सन को पकड़ा जाएगा, इसके साथ इसकी गाड़ी को पकड़ा जाएगा, या किसी ने गाड़ी का नंबर देख ली है तो वो वाई पर्सन के नाम पे गाड़ी है तो वाई पर्सन को जेल होगी ना, है ना। तो अगर इस तरह से कोई लॉस होता है, अगर जो बेली को लॉस होता है तो उस लॉस की पूर्ति को कराने का उसको क्या होता है, हक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टू क्लेम कंपेंसेशन फॉर द लॉस केस बाय मिक्सचर ऑफ गुड, convention for the loss case by mixture of loss, ठीक है। अगर देखिए बेली ने जो अपना आपकी जो गुड्स है, सर्विसेज, उसको अपनी सर्विसेज अपने गुड्स में मिला दिया, मिक्सचर ऑफ गुड्स कर दिया, तो इससे जो क्लेम ले सकता है बेलियर को यह हक होता है कि अगर बेली ने जो बेलियर मान लीजिए जो बेलियर का जो गुड़ है उसको अपने गुड़ में मिक्स कर दिया, मिला लिया, अब मिलाने के पश्चात यानी माल वापस नहीं हुआ है, बेली से तो ये हुआ ना कि माल वापस ना करने से होने वाले क्षति की माल वापस न करना, माल वापस न करना किस कंडीशन में हो सकता है कि उन्होंने अपना गुड है वो अपने गुड्स में, अपने सर्विसेज में मिला लिया है, ठीक है, यानी मान लीजिए उनकी भी जो चीज़ थी उसको लुटा पाना नामुमकिन है या उसको सही यूज नहीं किया है, उस स्थिति में माल वापस ना करना, तो उस स्थिति में कंपेंसेशन मिलता है माल वापस न करना, ठीक है। माल वापस न करने पर क्षतिपूर्ति, हानि की क्षतिपूर्ति, कि जो हानि होती है, जो लॉस होता है उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी किसको, बेलियर, ठीक है, यानी माल वापस नहीं करने, देखो उसको राइट होता है कि जो उसने जो गुड्स दिया है उसको वापस करने का उसको मिलने का अधिकार होता है, अगर किसी कंडीशन के कारण जैसे या तो उसका अनऑथराइज्ड यूज कर लिया या अपने गुड्स में उसको मिला लिया, इसके कारण अगर बेली है, बेलियर को उसका गुड वापस नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो बेलियर को लॉस होता है उस लॉस की क्या है, भरपाई की जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है टू क्लेम इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स, नेक्स्ट है टू क्लेम
फ्रॉम द गुड्स। देखिए, अगर जो बेलियर ने गुड्स लिया था उस गुड्स को प्राप्त करने के पश्चात उस गुड्स में किसी तरह की बढ़ोतरी हुई है, मान लीजिए एक्स वाई पर्सन ने शेयर लिए, एक एक्स पर्सन और एक वाई पर्सन है, ठीक है, तो एक्स पर्सन ने वाई पर्सन से शेयर लिए और उन शेयर का मार्केट वैल्यू है उस समय के पश्चात बढ़ जाती है, तो जो इंक्रीमेंट होता है, जो प्रॉफिट उसके साथ जुड़ता है, ठीक है, जो भी गुड्स लिया है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी सेकंड पर्सन से कोई गाय ली है, थोड़े समय के लिए गाय लेकर गाय अपना बछड़ा दे देती है, तो जब वो वाई पर्सन को उसकी गाय देगा तो गाय के साथ उसका जो बछड़ा है वो भी उसको देगा ही देगा, ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना कि जो भी उनका गुड्स है उस गुड्स के साथ अगर किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट होता है, किसी तरह की कोई बढ़ोतरी या जो प्रॉफिट होता है, वो बेलियर को पाने का क्या है, अधिकार होता है। ये नहीं कि वो पर्सन कह दे कि नहीं तुम अपनी गाय ले लो तो उसका बछड़ा है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है, तो किसी ये ऐसा नहीं हो सकता, इसमें जो बेलियर है उसको जो किसी तरह का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो लाभ पाने का भी क्या उसको अधिकार होता है, या वृद्धि या लाभ को प्राप्त करना, ठीक है, वृद्धि या लाभ को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये राइट होता है। मैंने जब आपको लायबिलिटी बताई थी तो लायबिलिटी में उसको अच्छे से और से अच्छे से समझाया भी था, ठीक है, वही पॉइंट्स है, घुमा फिरा के वही बात बता रहा है, जो इसमें लायबिलिटी थी जो बेलियर की वो राइट्स बन जाएंगे, बेली के जो बेली की लायबिलिटी थी वो उसके राइट्स बन जाएंगे, ठीक है, अधिकार यानी जो दायित्व है उसके विरुद्ध अधिकार तो मिलेंगे ना, तो सेम वही प्रोसीजर, बस पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट है यानी बेलियर को अधिकार होता है कि जो उसके हक हैं, जो उसके अधिकार हैं, उसको इन्फोर्स कराने का अधिकार होता है। द ड्यूटी ऑफ द बेलियर और द राइट ऑफ द बेलियर देयरफॉर मे शू अगेंस्ट द टेरिंग फॉर इन्फोर्समेंट हिज राइट, यानी जो उसके अधिकार उसको प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो राइट्स होते हैं बेलियर के वो ड्यूटी होती है, बेली की जो ड्यूटी होती है बेली की वो उसके राइट्स होते हैं, ठीक है, सेम ही प्रोसीजर है। तो ये हमारा राइट्स ऑफ बेलियर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे राइट्स ऑफ बेली। बेली के क्या राइट्स होते हैं, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, एक बार समझ में ही आ जाता है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं, प्लीज है। इसमें 4 चैप्टर भी है आपका, गारंटी एजेंसी वाला, सेकंड आपका ये बेलमेंट का है, थर्ड प्लेस का है, ठीक है, और जो आपका फोर्थ है, देखिए 4 चैप्टर भी है इसमें मेनली इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो पहला गारंटी वाला जो चैप्टर है आपका इंडेमनिटी और गारंटी है जो, ठीक है, इंडेमनिटी का है, गारंटी का है, बेलमेंट का है, प्लेस का है, एजेंसी का, ठीक है, एक एजेंसी का है, एक गारंटी का चैप्टर है, बेलमेंट का है, प्लेस का है, 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको करा रही हूँ, उनके नोट्स जरूर बना लीजिए। सेकंड पीरियड में 4 चैप्टर ही है आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ बेलियर एंड बेली कई बार आता है। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे राइट्स ऑफ बेलियर। बेलियर हम कर चुके हैं, निक्षेपी के अधिकार, अब इसमें नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे राइट्स ऑफ बेलियर।
की क्षतिपूर्ति कराना। देखिए जो वैली होता है, वैली को भी राइट्स होते हैं, जो गुड्स उसको दिए गए हैं उस गुड्स पे, ठीक है, अगर किसी तरह का कोई दोष है, कोई डिफॉल्ट है और बेलियर ने उस दोष के बारे में नहीं बताया है, मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, एक पर्सन है वाई, तो एक्स पर्सन उस वाई पर्सन से घोड़ा ले रहा है और ये नहीं बताता कि घोड़ा क्या है, थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति का है, और उसके ऊपर बैठते हैं तो वो क्या करता है, चोट पहुंचाता है, और एक्स पर्सन उसको ले लेता है और एक्स पर्सन को इसी उस पर बैठने से या किसी तरह से कोई हानि हुई है और उसने बता दिया कि हिंसक प्रवृत्ति का नहीं है, उसमें जो दोष था उसको नहीं बताया, उससे जो बेली को जो हानि हुई है, यानी एक्स पर्सन जिसने उसको घोड़ा लिया था उसको जो हानि हुई, उस हानि का जो उसकी क्षतिपूर्ति करना, जो डैमेजेस हुआ है उसको क्लेम करने का अधिकार बेली को होता है, ठीक है। देखिए मैंने राइट्स ऑफ बेलियर कराया था, बेलियर में तो होता है कि जब अगर माल आप वापस नहीं लौटा पाते हैं, माल को अपने माल में मिक्स कर लेते हैं, उससे जो हानि होती है, समय पर नहीं लौटा पाते हैं, तो उससे क्षतिपूर्ति होती है बेलियर को। अब बेलियर को क्या होगा, बेलियर को अगर कोई माल में किसी तरह का दोष है, उसको यूज करने से पहले उस दोष को प्रकट करना चाहिए, चाहे आप ग्रेट्यूस बिलमेंट कर रही हैं, नॉन ग्रेट्यूस बिलमेंट कर रही हैं, सशुल्क निक्षेप है या बिना शुल्क के बोल सकते हैं निःशुल्क निक्षेप है, किसी भी स्थिति में कैसा भी बेलमेंट हो, अगर जो गुड्स है उसमें अगर किसी तरह का दोष है, डिफॉल्ट है, तो वो बेली को बताना जरूर चाहिए, ठीक है। तो उस संबंध में उसको डैमेजेस मिल सकता है, ठीक है। टू क्लेम, नेक्स्ट है इसमें टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस मतलब आवश्यक व्यय को प्राप्त करने का अधिकार। देखिए जो बेलमेंट होता है, ये जो बेली होता है, अगर बेली यानी जो बेलियर है अगर अपना प्रोडक्ट यानी अपना गुड्स बेली को दे रहा है और बेली उस गुड्स को अपने पास रख रहा है, तो उसके रिलेशन में जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जो एक बेलियर था, बेलियर पर्सन था, तो यानी एक्स पर्सन एक बेलियर था, वो अपनी गाय है तीर्थ यात्रा पर चला जाता है और वाई पर्सन जो बेली है उसको अपनी गाय रखने के लिए देता है, ठीक है। तो उस गाय के दाना पानी के लिए, उसके भोजन के लिए, जो भी उस पर खर्चा आता है, उसके चारे पर जो खर्चा आता है, ठीक है, तो उस पर यानी जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है गुड्स को अपने पास रख रहे हैं, उसके लिए जो आवश्यक भुगतान होता है, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं बोल रही हूँ, उसके दाना पानी के लिए, उसके पानी के लिए, ठीक है, उसके चारे के लिए, ठीक है, तो जो आवश्यक व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, उसके भुगतान को प्राप्त करने का क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। तो वो क्लेम कर सकता है जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस होता है गुड्स से रिलेटेड उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट राइट होगा, नेक्स्ट राइट क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी हम कर सकते हैं, नेसेसरी एक्सपेंसेस के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको प्राप्त करने का भी बेली को अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए अगर वो गाय बीमार हो जाती है तो उसके बीमारी पर जो खर्च आता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जरूरी नहीं कि वो हर बार बीमार हो, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं यानी आवश्यक व्ययों के साथ साथ जो आकस्मिक खर्चे होते हैं, आकस्मिक खर्चे जिसको बोलते हैं यानी अचानक से होने वाले खर्चे, वो भी भुगतान करने के लिए यानी उसका भी भुगतान बेली को मिलना चाहिए। क्लियर हुआ, टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू बी इंडिफाइड।
मीन्स क्षतिपूर्ति की यानी क्षतिपूर्ति का मिलना, क्षतिपूर्ति मिलना, ठीक है, यानी इसे हम कह सकते हैं क्षतिपूर्ति, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, ठीक है, यानी क्षतिपूर्ति की प्राप्ति। देखिए कैसे कि अगर बेलियर टर्मिनेट कर देता है बेलमेंट को, ठीक है, यानी जो बेलियर ने जो बेली को किसी पर्पस के उद्देश्य के लिए जो गुण दिया था, बट वो उद्देश्य पूरा होने से पहले ही, यानी बेलमेंट यानी जो उसमें निर्धारित समय था, उस निर्धारित समय से पहले ही टर्मिनेट कर देता है बेलमेंट को, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है, तो उस कंडीशन में जो लॉस होता है बेली को, उस लॉस को प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। यानी मान लीजिए किसी एक पर्सन ने सेकंड जो पर्सन है उसने उसकी गाड़ी ली थी 2 महीने के लिए, बट वो 1 महीने के बाद ही अपनी गाड़ी वापस ले लेता है, और उस केस में जो पर्सन है उसको लॉस होता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं उसको जाना था, उसने पहले से एडवांस ले लिया था रुपए, और उस केस में उसको जो लॉस होता है उस लॉस को प्राप्त करने का अधिकार होता है, ठीक है। यानी अगर वो बेलमेंट है जो आपका निक्षेप है उसको टाइम से पहले ही अगर इसमें टर्मिनेट कर देता है, तो उसमें उस सिचुएशन में उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है इसमें टू रिकवर लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स, टू रिकवर लॉस ड्यू टू defective title of goods, to recover loss due to defective title of goods, ठीक है। if the bailey suffer any loss due to the defective title of the bearer of goods, the bailey has the right to recover the loss from the bearer, ठीक है। यानी माल पर दूषित स्वामित्व की दशा में, ठीक है, यानी जो टाइटल ऑफ गुड्स, डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स, यानी दूषित जो स्वामित्व होता है, ठीक है, उसके कारण अगर किसी तरह की हानि होती है, ठीक है, तो उस हानि की दशा में, यानी अगर आपका जो गुड्स है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट है और वो डिफेक्ट नहीं बताया गया है, उससे जो लॉस होता है, ठीक है, यानी क्षतिपूर्ति की स्थिति में डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स, माल के डिफेक्ट होने में, ठीक है, माल के डिफेक्ट होने में डिफेक्टिव जो टाइटल ऑफ गुड्स है उसके कारण जो हानि होती है, उस हानि की पूर्ति का क्या होता है, अधिकार होता है। नेक्स्ट है टू रिटर्न गुड्स, माल को वापस करना, देखिए ये भी बेली का अधिकार होता है कि वो माल को वापस करे और बेलर उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। अगर जो बेली है वो माल को वापस कर रहा है, गुड को वापस कर रहा है, बट जो बेलियर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको माल को वापस करना है, करने का भी क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। और जो बेलियर है वो इस अधिकार से क्या है, मना नहीं कर सकता है, उसको अपना जो गुड है उसको वापस लेना ही होता है, तो ये भी एक अधिकार होता है, ठीक है। इफ द बेलियर हैज नो टाइटल टू द गुड्स, यानी बेलियर का कोई टाइटल ऑफ गुड्स नहीं है कि उसको जो गुड देना है वो किसको देना है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो जो गुड्स करेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन के हिसाब से कर सकता है, जो बेलियर उसकी डायरेक्शन के हिसाब से कर सकता है, और बेलियर जो है उसको जो गुड्स वो बेली दे रहा है उसको वापस लेने का
ठीक है, जो बेली को पता नहीं था, ठीक है, कि बट बाद में बेली को पता चलता है कि असली ओनर इसका जेड पर्सन, और जेड पर्सन उस समय अपनी कार की मांग करते हैं, इसलिए 2 महीने के लिए कार मिलता है, ठीक है। पर 1 महीने के बाद जेड पर्सन कहते हैं कि मुझे मेरे वापस कार कर दो। अब इस पे जो लॉस हो रहा है बेली को, उस लॉस को प्राप्ति का उसको अधिकार है टू रिकवर लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स। यानी डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स मतलब असली में ओनर कौन है ये हमें पता नहीं चल रहा है उस कंडीशन में। फिर है टू रिटर्न गुड्स, कि माल को वापस करना। अब जो वाई है, अगर मान लीजिए 2 महीने किसने लिया, 2 महीने तक अगर जेड नहीं बोलता कि अब मेरा माल वापस कर दो, तो जो वाई पर्सन है तो एक्स पर्सन को ही जानता है बेलियर, तो वो उसी को ही वापस करेगा या इसके डायरेक्शन में देगा, जिसको कहे ये कहे कि जेड पर्सन को तो जेड पर्सन को दे देगा, तो ये उसको माल वापस करने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टू sue against wrongdoers। टू sue against wrongdoers, ठीक है, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि अगर थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डिप्राइव कर रहे हैं तृतीय पक्षकार के विरुद्ध अधिकार। मैंने आपको बताया कि इसमें थर्ड पार्टी कैसे आ गई, तृतीय पक्षकार क्या है, जो ये एक्स वाई जेड पर्सन में जो एक जेड पर्सन था ये थर्ड पार्टी थी, ठीक है। अब इसके विरुद्ध क्या अधिकार है, इफ अ थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डिप्राइव द बेली ऑफ द यूज या गुड्स बेल और डज द मैन इंजुरी द बेली इज एंटाइटल्ड टू सच रेमेडी एज द ओनर माइट हैव यूज्ड इन लाइफ केस इफ नो बेलमेंट हैड बीन मेड, ठीक है। यदि कोई तृतीय पक्षकार कोई थर्ड पार्टी है, अन्य व्यक्ति है, दोषपूर्ण रूप से निषेध ग्रहीता को उसके पास जो उसका माल उसको यूज करने के लिए हानि पहुंचाता है, तो निषेध ग्रहीता को सभी उपचार प्राप्त होते हैं जो ऐसी वस्तु के स्वामी को सामान्य स्थितियों में प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड पार्टी का एक तो ये भी केस था कि वो डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स हो। अब थर्ड पार्टी के केस में ये भी है कि मान लीजिए एक्स है, एक्स और वाई 2 पर्सन है, वही एक्स पर्सन बेलियर है, वाई पर्सन बेली है, ठीक है, और जेड में थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये ओनर नहीं है इसका, ये तो जो ये कार लेता है 2 महीने के लेता है, पर जो जेड पर्सन है इस वाई को कार यूज करने पर रोक लगाता है, ठीक है, या इसको कोई किसी तरह से हानि पहुंचाता है, तो इस स्थिति में जो बेली है वाई पर्सन है, अगर कोई थर्ड पार्टी उसको रोकने पर, इसको यूज करने पर रोक लगा रही है, तो बेली को वो सारे राइट्स मिलेंगे जो उस कार के रियल ओनर को मिलते हैं, ठीक है, जो कार के रियल ओनर को मिलते हैं वो सारे अधिकार उसको मिलेंगे, ठीक है, चाहे उसके पास बेशक वो कार हो, सारे अधिकार उसको मिलेंगे, ठीक है। कि अगर थर्ड पार्टी अगर कोई तृतीय पक्षकार उस कार को यूज करने पर किसी तरह को इस पर रोक लगाता है, इसको हानि पहुंचाता है, तो उसके विरुद्ध सारे अधिकार, जिसको अब ये केस दायर कर सकता है उस पर्सन के खिलाफ, जेड पर्सन के खिलाफ, और जो एक रियल ओनर यानी कार के रियल ओनर को जो जो अधिकार मिलेंगे वो सामान्य व्यक्ति को जो जो अधिकार मिलेंगे वो बेली को भी मिलेंगे। ये नहीं कि वो पहले किसी और की कार है तो उसको हक नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी उसकी कार को नुकसान पहुंचा रहा है, कार की हेडलाइट तोड़ के जा रहा है, कुछ भी तोड़ के जा रहा है, तो उसको अधिकार नहीं, उसको अधिकार होगा, उस केस में वो रियल ओनर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये जो आपका राइट्स ऑफ बेली है वो कंप्लीट हो गया।